सुंदरपुर एक बहुत ही छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मुरली था। मुरली की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम मालती था। मालती इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर ऐसा लगता था मानो आसमान से कोई परी उतर आई हो। मालती जितनी ही खूबसूरत थी उतनी ही मेहनती भी थी। मालती ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मालती का पिता अक्सर बीमार रहता था। मालती का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम राजू था। वह गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था, इसलिए मालती अपने परिवार का पेट पालने के लिए सिलाई किया करती थी। मालती के हाथों में अगर सिलाई का हुनर ना होता तो वह सभी भूखे ही मर जाते। मालती का घर के अंदर ही एक छोटी सी दुकान थी। पूरे गांव में मालती की सिलाई की खूब तारीफ थी। उसकी सिलाई इतनी बेहतरीन थी कि गांव के सबसे अमीर जमींदार की पत्नी भी अपने कपड़े मालती से ही सिलवाती थी। जमींदार की पत्नी के कपड़े तैयार हो चुके हैं, लेकिन कपड़े लेने के लिए हवेली से अभी तक कोई आया नहीं। हर बार तो समय से कपड़े लेने के लिए कोई ना कोई आ जाता था, लेकिन आज सुबह से दोपहर हो चुकी है, अभी तक तो किसी न किसी को आ जाना चाहिए था। मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए, शायद कोई आ जाए। बाबा, आप उठ गए? हाँ बेटा, जरा ये बताओ समय क्या हो गया? बाबा, शाम होने को आई है। मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, अगर आप कहें तो ले आऊं। नहीं बेटा, अभी भूख नहीं है। तुमने खा लिया? नहीं बाबा, मैं हवेली जा रही हूँ, वहाँ से आने के बाद खाऊंगी। और आपकी दवाई भी तो लानी है, वो भी ले आऊंगी। क्या हुआ बेटा, हवेली क्यों? बाबा, आज जमींदार की हवेली से कोई आया नहीं कपड़े लेने के लिए। थोड़ी देर और इंतजार कर लो, शायद कोई आ ही जाए। नहीं बाबा, सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और अगर मालकिन को समय से कपड़े नहीं मिले तो वो बहुत क्रोधित हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तुम जाओ। बाबा, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो आप खाना खा लेना। इतना कहकर मालती हवेली के लिए निकल जाती है। अरे मालती बेटा, कहाँ जा रही हो? काकी, हवेली जा रही हूँ, मालकिन को कपड़े देने के लिए। कितनी खूबसूरत है मालती बिटिया, और कितने साफ दिल की है। हाँ भाभी, तुम सही कह रही हो। सारा घर का काम भी करती है, साथ में सिलाई भी। बेचारी की आज माँ जीवित होती तो इतना दुखी ना होना पड़ता। हाँ, मुझे आज भी याद है कितनी छोटी सी थी ये मालती जब इसकी माँ का निधन हुआ था। बेचारी छोटी सी उम्र से इतना काम कर रही है। मुझे मालकिन से मिलना है, मुझे उनके कपड़े देने थे। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालकिन को बुला कर लाता हूँ। हवेली का एक नौकर जमींदार की पत्नी को बुलाने जाने ही वाला था, तभी उनकी नज़र मालकिन पर पड़ती है जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। जमींदार की पत्नी का नाम बिमला था। उन्होंने बहुत ही सुंदर लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, गले में एक बहुत ही सुंदर हीरो का हार, और वह हवेली के बाहर आई। उन्होंने तिरछी निगाहों से मालती की ओर देखा और कहा, क्यों रे मालती, इतने दिन लगाता है क्या कोई कपड़े सिलने में? नहीं मालकिन, मैंने तो 2 दिन पहले ही सिलाई पूरी कर ली थी। सोचा कि आपकी नौकरानी आकर ले जाएगी, लेकिन जब वह नहीं आई तो मैं खुद ही ले आई। इस मीरा को तो आने दो, फिर बताती हूँ उसको तो। आज वो हवेली भी नहीं आई।
दरअसल मीरा जमींदार की पत्नी की सेविका थी जो मालती से कपड़े लाया करती थी। जमींदार की पत्नी एक एक करके कपड़े खोलकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा कम हुआ और बोली, सिलाई तो तुमने बहुत अच्छी की है, आज पहनकर देखूंगी। मालती यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसे लगा अब उसे मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन तभी हवेली के कोने से शोर आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो। सारे दौड़ पड़े। किसी के हाथ में मोटा डंडा था तो किसी के हाथ में लाठी थी। यह सब देखकर जमींदार की पत्नी घबरा गई। उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, क्या हुआ, सब कहाँ भाग रहे हैं? मालकिन, अभी अभी माली ने बाग में एक बहुत बड़ा इच्छाधारी नाग देखा है। वह एक पेड़ से लिपटा हुआ था। जैसे ही माली उसको मारने के लिए गया, वह नाग तुरंत वहां से भाग गया। लेकिन आप परेशान ना होइए, हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। यह सब सुनते ही मालती भी घबरा गई, लेकिन उसे अपनी मजदूरी की भी फिक्र थी। वह डरी हुई आवाज में बोली, मालकिन, मुझे मेरी सिलाई के पैसे दे दीजिए, मुझे मेरे बाबा के लिए दवाई लानी है। हाँ, तुम घर जाओ, मैं मेरी सेविका के हाथ पैसे भिजवा दूंगी। अभी और भी कपड़े सिलवाने हैं तुमसे। मालती यह सब सुनकर दुखी हो गई और मायूस होकर हवेली से निकल गई और पड़ोसी की एक बूढ़ी काकी से उधार मांगने चली गई। काकी, थोड़े से रुपए उधार दे दीजिए, मुझे अपने बाबा के लिए दवाई लानी है। हमारे पास इतने रुपए कहाँ हैं जो हर बार तुम्हें उधार दें? तुम तो हर रोज यहाँ चली आती हो। यह सब सुनकर मालती उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी बूढ़ी काकी की बहू आती है और मालती को कुछ रुपए देती है और कहती है, ये लो थोड़े से रुपए, इससे तुम्हारे बीमार पिता की दवाई आ जाएगी। भाभी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं जल्द ही आपके रुपए लौटा दूंगी। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। अम्मा, क्या हो जाएगा अगर आप मालती को कुछ रुपए उधार दे दे तो? यह हर बार तो लौटा देती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मालती ने हमारे पैसे ना लौटाए हो। तुम इसकी मजबूरी तो समझो। अरे बेटा, हर रोज कैसे उधार दें इसको? इसका तो रोज का काम हो गया है। इतना कहकर बूढ़ी काकी घर के अंदर चली जाती हैं। उधर मालती ने उस पैसों से थोड़ी सी सब्जी खरीदी और अपने बाबा के लिए दवाई भी ले आई। बाबा, यह लो आपकी दवाई। बाबा, आज हवेली में एक बड़ा सा नाग था। सब लोग उसे ही पकड़ रहे थे। सब उसको इच्छाधारी नाग कह रहे थे, लेकिन वह वहाँ से भाग गया। नाग को पकड़ लिया था क्या किसी ने? नहीं बाबा, वह नाग वहाँ से भाग गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं आपकी दवाई लेने चली गई थी। यह सुनकर मुरली चिंता में पड़ गया और बोला, एक दिन तो उसे लौटना ही था। आखिर कब तक वह बदला लिए बिना रह सकता था? बाबा, आप क्या कह रहे हैं? अगर उन्होंने उस नाग को मार दिया तो वह फिर लौट आएगा, क्योंकि वह एक इच्छाधारी नाग है और इच्छाधारी नाग कभी नहीं मरता। 100 साल बाद भी उसका फिर से जन्म होता है। बाबा, आप यह सब क्या कह रहे हो? यह सब बस किस्से कहानियाँ होती हैं। मगर उसका बाबा घबराया हुआ था और अपने बाबा के मुख पर ऐसी चिंता की लकीरें देखकर मालती भी घबरा गई। जैसे ही शाम हुई, मौसम बहुत खराब हो गया। तेज आंधी आने लग गई और साथ में बारिश भी शुरू हो गई। मालती खराब मौसम को देखकर डर गई और राजू को अंदर बुलाया। राजू, अंदर आकर खेल ले, बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है। और बाबा, आप भी अंदर आकर सो जाइए।
राजू और मुरली अंदर आकर सो गए और मालती भी अंदर चली गई। जब रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तब अचानक से दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। मालती की आँख खुल गई और वह यह सब देखकर बहुत डर गई। आखिर इतनी रात को कौन आ सकता है? मालती ने घर के अंदर से ही आवाज़ लगाई। कौन है? तभी बाहर से आवाज़ आई। मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे चोट लगी हुई है। कृपया करके मुझे एक रात के लिए आपके घर में ठहरने के लिए आसरा दे दीजिए। इतनी रात को किसी मुसाफिर को अंदर बुलाना ठीक रहेगा क्या? लेकिन मैं क्या करूं? इस मुसाफिर को चोट लगी है। अगर मैं इसको घर में नहीं बुलाऊंगी तो यह बारिश की वजह से मर जाएगा। इतना कहकर मालती दरवाजे के पास चली गई और दरवाजा खोलने लगी। मालती ने जैसे ही दरवाजा खोला वह बाहर खड़े नौजवान युवक को देखकर एकदम से डर गई। दरवाजे के बाहर एक बहुत ही सुंदर युवक था। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग और दिखने में वह एक राजकुमार लग रहा था, लेकिन उसके शरीर पर बहुत चोट आई थी। उसके कपड़ों पर जगह जगह खून लगा हुआ था। मालती यह सब देखकर घबरा गई और उस नौजवान युवक से बोली, हे नौजवान युवक, तुम कौन हो? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शंकर है। मुझे कुछ आदमियों ने अकेला देखकर डंडी से पीट दिया, जिसकी वजह से मुझे इतनी चोट आई है। अब मैं भी उनको नहीं छोड़ूंगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा झलक रहा था। शंकर, तुम अंदर आ जाओ। मालती ने शंकर को अंदर बुला लिया और शंकर एक चारपाई पर बैठ गया। क्या बाबा को इतनी रात को जगाना ठीक रहेगा? लेकिन बाबा की तबीयत भी तो खराब है। उनको इतनी मुश्किल से नींद आई है। मैं उनकी नींद खराब नहीं कर सकती। क्या एक छोटा सा कपड़ा मिलेगा? मालती के पास सब नए कपड़े थे, लेकिन मालती ने एक दुपट्टा लाकर शंकर को दे दिया। जैसे ही शंकर वह दुपट्टा अपने जख्मों पर बांधने लगा, तभी उसको बहुत तेज दर्द होने लगा। आप ठहरिए, मैं आपको दुपट्टा बांध देती हूँ। इतना कहकर मालती ने उसके हाथ पर दुपट्टा बांध दिया। मालती को साथ में डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने इतनी करीब से कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। शंकर चुपचाप बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ हार चुका हो। शंकर, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। इतना कहकर मालती रसोई घर में चली गई और रात का बचा हुआ थोड़ा सा खाना ले आई। इतना खूबसूरत नौजवान किसके घर आया होगा? उसकी आंखें किसी आम इंसान की तरह नहीं लग रही। यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजकुमार हो। आपको मेरी वजह से आधी रात को तकलीफ हुई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मगर क्या करूँ, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ, वरना वह लोग मुझे मार डालते। क्या आपके दुश्मन इसी गांव के हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं? हाँ जरूर, बोलिए। जब तक मेरे जख्म ठीक ना हो जाए तब तक मुझे इस घर में रहने दें और किसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। आप जितने दिन चाहो यहाँ ठहर सकते हो। हमारे घर में कोई आता जाता नहीं है। अब आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। इतना कहकर शंकर चारपाई पर लेट गया। शायद उसको बहुत ज्यादा थकान थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें लग गई और मालती भी अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन जब सुबह हुई, मालती यह देखकर घबरा गई, क्योंकि वहाँ शंकर का कोई नामो निशान ही नहीं था। आखिर शंकर कहाँ चला गया? उसने तो कहा था कि वह कुछ दिन यहाँ रहेगा जब तक उसके जख्म ठीक नहीं हो जाते, लेकिन वह कहाँ चला गया?
मालती यह सब सोचते सोचते अपने भाई और बाबा के लिए खाना बनाने लग गई, लेकिन उसका दिल बेचैन हो रहा था। तभी उसके बाबा ने उसे आवाज लगाई। मालती बेटा, जरा यहाँ आओ। हाँ बाबा, क्या हुआ? बेटा, ये घर में अजीब से निशान कहाँ से आए? जब मालती ने फर्श पर देखा तो वहाँ सच में अजीब से निशान थे, लेकिन उसने नादान बनते हुए कहा, बाबा, मुझे नहीं पता यह किस चीज की निशान है। आप ही बताइए, आपको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। बेटा, ऐसे निशान तो खेतों में दिखते थे जहाँ नागों का बसेरा होता था। लगता है हमारे घर पर कोई नाग आया था। बाबा की बात सुनकर मालती के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वह हंसने लगी। बाबा, नाग हवेली में था, यहाँ नहीं। मुझे पता है आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। डरा नहीं रहा बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। यह निशान मुझे नागों के ही लगते हैं। मालती ने उसके बाबा की बातों को हल्के में ले लिया, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल भी पैदा हो रहे थे। वह मन ही मन शंकर के बारे में सोच रही थी। आखिर वह नौजवान पुरुष कौन था और प्रातः होते ही कहाँ चला गया? काश वह दोबारा लौट आए। मालती, मेरे बेटे की कुछ दिनों बाद शादी है। यह ले कुछ कपड़े और इन्हें समय पर सिल देना। तुझे तो क्या पता कि शादी वाले घर में कितने काम होते हैं, क्योंकि तुझे तो पूरी जिंदगी कुंवारी ही रहना पड़ेगा। मालती यह सब सुनकर चौंक गई। काकी, आप यह सब क्या कह रही हैं? देख, एक तरफ तेरा बीमार पिता है, घर में खाने को कुछ नहीं है। तेरा छोटा भाई अभी बच्चा है, ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? काकी, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं अपने बाबा और अपने भाई की जिम्मेदारी उठा लूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। मालती की यह सब बात सुनकर बूढ़ी काकी को उस पर दया आ गई। भगवान तुझे हिम्मत दे बेटी, लेकिन तुझे देखकर मुझे दया आती है। बूढ़ी काकी जुबान से तेज थी, लेकिन दिल की इतनी भी बुरी नहीं थी। शाम को राजू बाहर से आया और अपनी बहन से कहने लगा, दीदी, आज स्कूल की मैडम फीस मांग रही थी। हाँ भाई, 1-2 दिन में मैं फीस भर दूंगी, तू परेशान ना हो। इतना कहकर मालती अंदर चली गई और मन ही मन सोचने लगी। मालकिन ने अभी तक अपनी सेविका के हाथ पैसे नहीं भिजवाए। अगर पैसे नहीं आए तो मैं राजू की फीस कैसे भरूंगी? मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा। कैसी हो तुम? मालती यह आवाज सुनकर चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही मालती पीछे मुड़ी, वह चौंक गई, क्योंकि उसके पीछे वही नौजवान बैठा था। तुम अंदर कैसे आए? मैं दरवाजे से आया हूँ। तुम्हारे घर का दरवाजा खुला रह गया था। तुमने तो कहा था तुम कुछ दिन यही रहोगे, फिर कहाँ चले गए थे? तुमने मुझे जाने से पहले बताया भी नहीं। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? शंकर के मुख से ऐसी बात सुनकर मालती थोड़ी सी सहज सी गई। शंकर को भी एहसास हो गया था कि मालती थोड़ा सहज गई है। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही चला गया था। अगर किसी ने मुझे इस घर में देख लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मालती शंकर को देखते हुए बोली, क्या तुम्हें खाने को कुछ चाहिए? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरा रोटी खाने का मन नहीं हो रहा। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मालती रसोई घर में चली गई और अपने बाबा के लिए रखा हुआ दूध शंकर के लिए ले आई। शंकर दूध पीने लग गया। वह ऐसे दूध पी रहा था
जैसे उसे दूध की सख्त जरूरत थी। शंकर ने दूध खत्म करते हुए खाली कटोरा मालती को लौटाते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़की हो। मालती शंकर की बात सुनकर चुप रही, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। मालती शंकर से पूछने लगी, तुम्हारे दुश्मन कौन है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शंकर ने मालती की बात को टालते हुए कहा, नहीं, मुझे अपना बदला खुद ही लेना है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मालती, मालती, बेटी इधर आओ। मालती शंकर से बात करने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे उसके बाबा की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी मालती को उसके बाबा की आवाज सुनाई दी और वह घबरा गई। बेटा, मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ। तुम बाहर बैठकर किसी से बातें कर रही हो। तुम्हारी आवाज तो साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन और किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मालती का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा उसके बाबा ने उसे शंकर से बातें करते हुए देख लिया है। तभी उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शंकर वहाँ से चला गया था। मालती ने खुद को संभालते हुए कहा, किसी से नहीं बाबा, आपको जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं बेटी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारे सामने कोई बैठा है। बाबा, आपको जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। मैं इतनी रात को किससे बात करूंगी? ठीक है बेटा, रात बहुत हो गई है। अब तुम जाकर सो जाओ। शंकर आज भी मुझे बिना बताए चला गया। सुबह जब मालती खाना बना रही थी, तभी उसके बाबा की चिल्लाने की आवाज आई। मालती, इधर आओ बेटी। यह देखो, आज फिर वैसे ही निशान है जो कल थे। मालती अपने बाबा की आवाज सुनकर बाहर आई और उसने देखा कि उनके आंगन में एक अजीब से निशान बने हुए थे। मालती, तुमने कहा था कि हवेली में तुमने नाग देखा था, मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि वह जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। मुरली की आंखों में एक अजीब सा डर था। वह नाग बहुत ही खतरनाक है। यह सुनकर मालती परेशान हो गई और कहने लगी, बाबा, उस नाग को तो हवेली के आदमियों ने मार दिया था। लेकिन उसके बाबा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मालती ने उसके बाबा से कहा, बाबा, मालकिन ने अभी तक मेरी सिलाई के पैसे नहीं भिजवाए हैं और मुझे पड़ोस की भाभी के पैसे भी वापस करने हैं, इसलिए मुझे हवेली जाना होगा। मैंने राजू और आपके लिए खाना बनाकर रख दिया है, आप दोनों खाना खा लेना। ठीक है बेटी, लेकिन घर जल्दी लौट आना। ठीक है बाबा। और इतना कहकर मालती घर से निकल गई। जो रास्ता हवेली की ओर जाता था, वह रास्ता बहुत सुनसान था। मालती को महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मालती ने पीछे मुड़कर देखा, वह हैरान रह गई। उसके पीछे वही नौजवान युवक खड़ा हुआ था। शंकर की आंखों में वही चमक थी जो हर बार मालती को बेचैन करती थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, जहाँ तुम जाओगी मैं भी वहीं पहुँच जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं हवेली जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, थोड़ी बातें भी हो जाएगी। नहीं, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? किसी से दुश्मनी है क्या? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जल्द ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी, मैं शायद तब तक इस गांव में न रहूं। मालती यह सब सुनकर घबरा गई और बोली, भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो, तुम हमेशा यही इसी गांव में रहो। मालती के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन वह जल्दी से हवेली की ओर बढ़ गई।
मालती जैसे ही हवेली पहुंची, मालकिन ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई थी। आजकल हवेली में बहुत परेशानियां चल रही है। मीरा, मेरे कमरे से बैग उठा लाओ, मुझे मालती को पैसे देने हैं। तभी जमींदार की पत्नी ने मालती को पैसे दे दिए और मालती घर आ गई। कल हवेली में एक बहुत बड़े सपेरे को बुलाने वाले हैं। वह पास के ही गांव में रहता है। वह जिस भी गांव में जाता है वह तभी बता देता है नाग कहाँ छुपा हुआ है। मालती यह सब सुन रही थी और भीतर ही भीतर डर भी रही थी। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उन्हें सोचना चाहिए था कि 20 साल बाद फिर लौटेगा और तबाही मचाएगा। मालती को उसके बाबा और उसके काका की बात सही से समझ नहीं आ रही थी। जब मालती आधी रात को चारपाई पर लेटी हुई थी, उसे एकदम से एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोई है। तभी उसने देखा वही नौजवान युवक उसके कमरे में एक कोने में बैठा हुआ था। उसको देखकर मालती डर गई। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? मैं दीवार कूदकर आया हूँ। अगर मैं दीवार कूदकर नहीं आता तो वह लोग मेरी जान ले लेते। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी रूपा जैसी। यह रूपा कौन है? रूपा वह लड़की थी जिसे मैं बेहद मोहब्बत करता था। तुम्हारी आंखें और सूरत बिल्कुल उसी के जैसी है। तुम्हें देखकर बस उसी की याद आती है। यह सुनकर मालती दुखी हो गई कि शंकर पहले से ही किसी और लड़की से मोहब्बत करता था। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, रूपा कहाँ चली गई? काश वह जिंदा होती, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं है। शंकर की आवाज में एक अलग ही दर्द महसूस हो रहा था। रूपा सच में कितनी खुशनसीब होगी जिससे यह नौजवान युवक इतनी मोहब्बत करता था। मेरी रूपा को मुझसे छीन लिया गया। इस बात का सदमा मुझे जीने नहीं देता। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ और अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता हूँ। आखिर किसने मारा था तुम्हारी रूप को? मैं फिर आऊंगा। और इतना कहकर वह नौजवान पुरुष फिर से वहां से चला गया। अगले दिन मालती के काका फिर से उसके बाबा के पास आए। भाई, उस नाग को पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वह जख्मी नाग कहीं नहीं मिला। मालती यह समझ नहीं पा रही थी कि उसके बाबा इतने परेशान क्यों हैं। तभी उनके दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर निकलकर देखते हैं, तब जमींदार और कुछ लोग और वह सपेरा उनके घर के बाहर खड़े हुए थे। तुमने उस नाग को अपने घर में छुपा कर रखा है। सपेरे को इसी घर में नाग का भास हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। अगर सपेरे की बात सच निकली तो तुम सजा के लिए तैयार रहना। तभी सपेरे ने अपनी बीन बजाई। तभी दीवार के पास से एक बड़ा सांप दिखाई दिया। जमींदार के लोग उसके पीछे भागने लगे। मालती यह सब देखकर कांपने लगी और उसने अपने बाबा से पूछा, बाबा, यह सब क्या हो रहा है और जमींदार आपको यह सब क्यों कह रहा था? बेटी, क्योंकि मैं जमींदार के बहुत से राज जानता हूँ। बेटी, यह 20 साल पुरानी बात है। मैं एक बहुत बड़ा सपेरा था, लेकिन फिर एक हादसे के बाद मैंने यह काम छोड़ दिया। हमारा गांव उस जगह पर था जहां रेतें होती थी और वहां पर काफी संख्या में नाग रहते थे। उस समय जमींदार ने अपनी हवेली बनाई थी और उस हवेली के एक गुप्त कमरे में एक नाग का जोड़ा रहता था। वह दोनों अपनी दुनिया में मग्न थे, लेकिन जमींदार ने उसे देख लिया। जमींदार और उसके आदमी उस नाग के जोड़े को मारना चाहते थे। उस वक्त मेरे बाबा जिंदा हुआ करते थे।
मुझे आज भी याद है जब जमींदार ने मेरे बाबा को हवेली में बुलाया था और उन्होंने बाबा को बोला, तुमको इस नाग के जोड़े को मारना है। लेकिन मेरे बाबा ने साफ इनकार कर दिया और जमींदार से कहने लगे, मैं यह काम कभी नहीं करूंगा। अगर कोई नाग मरता है तो उसकी नागिन कई वर्षों तक तुम्हारा पीछा करेगी, और अगर नागिन मरती है तो वह नाग तुम्हारा पीछा करेगा। उन दोनों में से कोई एक भी कभी न कभी जरूर लौट कर आएगा। बाबा ने जमींदार की बात मानने से इनकार कर दिया। जमींदार को मेरे बाबा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उस वक्त तो जमींदार चुप हो गए, लेकिन जब मैं गांव लौट रहा था तब हवेली के कुछ आदमियों ने मुझे अगवा कर लिया और हवेली ले गए। तू भी अपने सपेरे बाप का बेटा है, अब तू यह बीन बजा, हम भी देखते हैं कि वह नाग और नागिन कहां छुप कर बैठे हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। बाबा भी जमींदार की बात नहीं मानना चाहते थे, लेकिन जमींदार के आदमियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए बाबा मजबूर हो गए थे और बाबा ने उनके कहने पर बीन बजानी शुरू कर दी। बीन बजाते ही नाग और नागिन का जोड़ा हवेली से बाहर आ गए। वह बहुत ही मासूम लग रहे थे। वह नाग और नागिन की जोड़ी आज भी मेरी नजरों में घूम रही है। वह जोड़ा बहुत ही खूबसूरत था। मैंने जैसे ही उन्हें हवेली से बाहर निकलते देखा, मैं तुरंत वहां से भाग आया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वह दिन उस नागिन का आखिरी दिन होगा। जमींदार के आदमियों ने उस नागिन को जान से मार दिया और नाग वहां से भाग गया। जमींदार और उसके लोग खुशी मना रहे थे कि नागिन की मृत्यु हो गई और नाग वहां से भाग गया है। फिर कई साल गुजर गए, फिर मेरे बाबा की मृत्यु हो गई। मैं उस वक्त भी एक सपेरा था, लेकिन एक दिन मैं एक जंगल में बैठा हुआ था। तभी एक नाग ने मुझे डस लिया और मैं वहीं गिर पड़ा। वह तो भगवान का शुक्र था कि उस नाग का जहर मेरे पूरे शरीर में नहीं फैला और सिर्फ मेरी टांगों तक फैल के रह गया, और जिस वजह से आज मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूं। लेकिन मुझे यह आभास हो गया था कि हमारे घर में वही नाग छुपा हुआ है। लेकिन जब मैंने घर में वो अजीब से निशान देखे तो मैं समझ गया था कि हमारे घर में वह नाग आया था, क्योंकि मैं एक सपेरा था और मुझे नाग के निशान की पहचान थी। मैंने उस नाग की जान बचाने की बहुत कोशिश की। मैं चुप रहा ताकि गांव के किसी भी लोगों को यह पता ना चले कि वह नाग हमारे घर में छुपा हुआ है। मैं उसे 2-3 बार दीवार पर चलते हुए भी देखा था, लेकिन आज वह यहाँ से भाग गया है। डर है कि कहीं लोग उसे भी मार न डाले। लेकिन वह पहले से बहुत ताकतवर होकर आया है। हो सकता है कि वह अपनी ताकत से इस गांव में तबाही मचा दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यह गांव छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। सुबह तक उस हवेली में हंगामा मचा होगा। लेकिन क्या तुम यह जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे सामने बार बार क्यों आता रहता हूँ? उस नौजवान युवक की बात सुनकर मालती का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि मालती उस नौजवान युवक से मोहब्बत करने लगी थी। उस नौजवान युवक ने मालती को गौर से देखा और कहने लगा,
तुम अपने बाबा से मेरे बारे में पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। वह मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बाबा, आपने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की थी और आज भी आपने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन आप मेरी नागिन को नहीं बचा सके। आपकी वजह से वह मर गई। लेकिन मुझे बाद में यह पता चला कि आपने उसे बचाने की कोशिश की थी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको डस लिया था। यह आपकी खुशनसीबी थी कि आप बच गए। अब मैं जा रहा हूं। आपकी यह बेटी बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूं कि इसकी किस्मत भी इसकी तरह खूबसूरत हो। मैं जाते जाते आपके घर में एक चीज छोड़कर जा रहा हूं जो आपके लिए और आपकी बेटी के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। यह कहते हुए वह एकदम से नाग में परिवर्तित हो गया और वहां से रेंगता हुआ इस तरह चला गया जैसे कि वह कभी आया ही नहीं था। भाई, जमींदार को किसी नाग ने डस लिया है और वह मर गया है। बेटी, हमें यह गांव छोड़कर जाना होगा, वरना गांव के सभी लोग इल्जाम हम पर ही लगाएंगे। ठीक है बाबा, मैं घर का सारा सामान समेट लेती हूँ। इतना कहकर मालती घर के अंदर चली गई और घर का सामान समेटने लगी। जैसे ही मालती सामान समेट रही थी तभी उसकी नज़र एक मटके पर पड़ी। वह यह देखकर चौंक गई कि उसमें से कुछ चमक रहा है। उसने उसे बाहर निकालकर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत हीरा था। मुरली ने उस हीरे को एक कपड़े में संभाल कर रख लिया और मुरली और उसकी बेटी और उसका लड़का गांव छोड़कर चले गए। उस हीरे ने उनकी जिंदगी ही बदल दी थी। उस हीरे की कीमत करोड़ों में थी। वक्त बीतने के साथ मालती उस नौजवान युवक को भी भूल चुकी थी। उसने अपने मन को समझा लिया था कि उस युवक के साथ उसका विवाह कभी नहीं हो सकता। बस वह इस बात से खुश थी कि उस नाग को इंसाफ मिल गया।